स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद नदीम कुरैशी, रसायन विज्ञान व्याख्याता, आज एक नई वीडियो लेक्चर के साथ एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक गुण के रूप में रहेगा। एल्किल हैलाइड है, ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शो करता है। उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है वो होती है आपकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेह क्या होते हैं? नाभिक स्नेह क्या होते हैं? जो प्रोटॉन से स्नेह करते हैं। और प्रोटॉन से स्नेह कौन करते हैं? जो खुद क्या हो, नेगेटिव चार्ज। तो नाभिक स्नेह को हम NU माइनस से डिनोटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से किसी अन्य परमाणु को क्या कर देंगे? प्रतिस्थापन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो बेटा, अब सुनो, एल्किल हैलाइड है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों शो करता है, पहले ये समझो। तो देखो बेटा, आपका एल्किल हैलाइड में RX ले लूँ, ये RX। एल्किल हैलाइड में जो ये हेलोजन परमाणु, इसका -I प्रेरणिक प्रभाव लगता है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन दृष्टिप्त होंगे, इस पर क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है? नाभिक स्नेह, यानी क्या करेगा? प्रोटॉन की तरफ आकर्षण करेगा। तो यहाँ से इस ग्रुप को ये क्या कर देगा? ये ग्रुप है, ये इस पर आकर ये जुड़ जाएगा और इस ग्रुप को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये आपकी क्या होगी? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड में हेलोजन परमाणु के -I प्रेरणिक प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु क्या होता है? हेलोजन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज और इस एल्किल परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज। नाभिक स्नेह क्या करेगा? नाभिक स्नेह का मतलब है कि ये प्रोटॉन लवर होता है, यानी इसमें क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या करेगा? स्नेह करेगा, इस पर आक्रमण करेगा और इसको क्या कर देगा? रिप्लेसमेंट कर देगा। तो क्या नाम हो गया इसका? नाभिक स्नेह। ये क्या है? नाभिक स्नेह। और इसका क्या कर दिया इसने? प्रतिस्थापन। तो प्रोडक्ट के रूप में अपन को क्या मिल जाएगा? RNU माइनस NU प्लस X-। ये क्या हो जाएगा आपका बाहर। ये जो बाहर ग्रुप होता है इसको बोलते हैं बेटा लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो पहले तो इसका मतलब समझ में आए कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कि न्यूक्लियस से जो नाभिक स्नेह है वो प्रोटॉन पर आक्रमण करता है, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पर आक्रमण करेगा और यहाँ से किसी अन्य परमाणु को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। ये प्रबल नाभिक स्नेह है। ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है या लोन प्रोक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। नाभिक स्नेह होता है, ये क्या करेगा? अपने वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा। तो ये होगी बेटा आपकी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आएगी। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब कि एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? प्रोटॉन लवर होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखने वाला, पॉजिटिव चार्ज से स्नेह रखने वाला। तो ये क्या कर देगा? यहाँ से इसको आक्रमण करते रिप्लेसमेंट कर देगा। अब क्रिया विधि के आधार पर जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है बेटा, क्रिया विधि के आधार पर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लिखते हैं SN1। और दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक स्नेही, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आज की जो वीडियो क्लास में पढ़ेंगे हम एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहले मैंने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया की आपको परिभाषा बताई। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड शो करते हैं, क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका रीजन ही बताया। क्रिया विधि के आधार पर 2 प्रकार की होती है, एक SN1 होती है और एक होती है SN2। SN2 इसका मतलब हो गया एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन और द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आज की वीडियो लेक्चर में हम SN1 रिएक्शन के बारे में डिटेल से क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो बेटा, अपन चलते हैं क्रिया विधि के आधार पर 2 प्रकार बटा। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया।
यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से स्पष्ट हो गया, SN1। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी किसी चीज़ का क्या होगा, रिप्लेसमेंट। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। 1 का क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर। 1 से क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर। नाम समझ में आया। एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 रिएक्शन। अब इसको SN1 रिएक्शन क्यों बोलते हैं सर, इसका मतलब समझाता हूँ। देखो बेटा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो बेटा। आपको जब तक ये पॉइंट नहीं समझ में आएंगे तब तक आपको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता नहीं चलेगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि जो SN1 अभिक्रिया होती है आपकी, SN1 रिएक्शन होती है, ये 2 स्टेप में होती है। पहला पद होता है कि ये 2 स्टेप यानी 2 पदों में पूर्ण होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बताओगे कि SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट जो इसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है, देखो आप किसकी पढ़ रहे हो, एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हो। तो मेरे को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, RX ले लिया, एग्जाम्पल RX ले लिया मैंने, एल्किल हैलाइड ले लिया। अब आप देखो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं। इस एल्किल हैलाइड में विषमांश विखंडन होगा बेटा। क्या होगा मेरे विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन आपको पता है, विषमांश विखंडन का अर्थ है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर विस्थापित हो जाएंगे, यानी किस परमाणु की तरफ जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो। तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर विस्थापित हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस एल्किल हैलाइड के विषमांश विखंडन के फलस्वरूप जो फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, आपका कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन आ जाएगा, R+X-। इसको बोलते हैं बेटा कार्बोकेटाइन, बोल दो कार्बोनियम आयन। इसको इंग्लिश में आप कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हो, कार्बोकेटाइन। ये आपका बना है बेटा मध्यवर्ती के रूप में, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट। अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप फर्स्ट को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। किससे, एल्किल हैलाइड। कैसे बना, एल्किल हैलाइड का जब हमने विषमांश विखंडन किया, विषमांश विखंडन के फलस्वरूप मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बेटा फर्स्ट स्टेप होता है आपका, ये फर्स्ट स्टेप बहुत स्लो स्टेप होता है, धीमा पद होता है। और रासायनिक अभिक्रिया में धीमा पद को हम RDS स्टेप के नाम से जानते हैं, वेग निर्धारक पद के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट था कि यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। फर्स्ट स्टेप में इसमें विषमांश विखंडन के फलस्वरूप कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, दूसरा पॉइंट मतलब समझो कि जो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है, धीमा पद होता है। धीमा पद होने के कारण इसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद, RDS स्टेप। बात समझ में आई। इसको कौन सा बोल देंगे, धीमा पद यानी RDS स्टेप। तो ये तो हो गया अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे पद में क्या होता है, देखो पहले पद में अपन ने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। ये पद जो धीमा पद है, धीमा पद होने के कारण इसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा और
उत्पाद का निर्माण होगा, और उत्पाद का निर्माण होगा। लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट और बताता हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप में हमने पढ़ा कि कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ, और कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ, ये पद आपका स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप होने, धीमा पद होने के कारण इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इस पद में क्या होता है, केवल इस पद में केवल किसने भाग लिया, जो फर्स्ट स्टेप में, इसमें केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त हुआ, एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त हुआ। ये अपने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, RX लिया, यह एल्किल हैलाइड है, विश्वांश विखंडन हुआ, इससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया और X- बाहर निकले। तो अभिक्रिया के प्रथम पद में केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त हुआ, तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो केवल किसके समानुपाती होगी, एल्किल हैलाइड के ही समानुपाती होगी। अभिक्रिया की दर है वो केवल किसके समानुपाती होगी, एल्किल हैलाइड की सांद्रता के समानुपाती होती है, और एल्किल हैलाइड की सांद्रता यहाँ क्या है, 1, यानी 1 ही पद पूर्ण है। एल्किल हैलाइड का मतलब अभिक्रिया की दर क्या होगी, सांद्रता क्या होगी, 1। तो अभिक्रिया की जो दर है वो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ कांस्टेंट लग जाएगा, और RX। रासायनिक बल गति में मैं आपको बताऊंगा कि कोटि क्या होती है। तो अभिक्रिया की जो दर है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, इसलिए इस अभिक्रिया को बेटा एक अणुक अभिक्रिया बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। इसका मतलब समझो बेटा, इसको बोलते हैं अपन SN1 अभिक्रिया। SN1 क्यों बोला, यहाँ सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन हुआ न्यूक्लियोफाइल का। इस 1 का क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब बेटा एक आणविक। एक आणविक का मतलब है कि अभिक्रिया के प्रथम पद में जो वेग निर्धारक पद होता है, जिससे अभिक्रिया की दर ज्ञात की जाती है, उस अभिक्रिया की दर में केवल एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त हो रहा है, और अभिक्रिया की दर है उस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, यानी एक ही अणु पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर है केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो इससे जो अभिक्रिया की इसकी कोटि होगी वो 1 होगी, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं एक आणविक अभिक्रिया। मैंने 3 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट बताया कि मैंने अभिक्रिया 2 स्टेप में पूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट बताया कि अभिक्रिया के फर्स्ट स्टेप है उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि इस अभिक्रिया में जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ये जो अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर कर रही है, इसलिए केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर होने के कारण जो अभिक्रिया की दर है वो अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर होने के कारण ये क्या होगा, एक आणविक अभिक्रिया होगी। आपको SN2 में बताऊंगा कि SN2 वहां 2 का मतलब होता है 2, द्विआण्विक, मतलब वहां एल्किल हैलाइड की सांद्रता जो अभिक्रिया की दर है वो एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ नाभिक स्नेह पर भी निर्भर करती है। लेकिन यहाँ केवल फर्स्ट स्टेप में आपका एल्किल हैलाइड ही प्रयुक्त हो रहा है और अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, इस कारण यह अभिक्रिया एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। सेकंड कि फर्स्ट स्टेप में हमने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया। अब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो जो न्यूक्लियोफाइल है, मैं अभी दोबारा एक बार अभिक्रिया लिख दूं, RX, यहाँ से फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाया, यहाँ से आपका बना कार्बोकेटाइन प्लस X-। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है R+, इसके साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर टेक करेगा और क्या कर देगा, प्रोडक्ट का निर्माण कर देगा। दूसरा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा और उत्पाद का निर्माण होगा। और ये जो सेकंड स्टेप होता है बेटा बड़ा फास्ट स्टेप होता है, धीमा पद नहीं होता, तेज पद होता है। पहला पद धीमा पद था इसलिए इसको क्या बोला, RDS, वेग निर्धारक पद। सेकंड स्टेप है बेटा वो क्या होता है, फास्ट पद। कुछ नहीं, कार्बोकेटाइन बना और कार्बोकेटाइन बना तो इस पर जो कार्बोनाइन बना इस पर न्यूक्लियोफाइल ने नाभिक इसने आक्रमण कर दिया और किसका निर्माण हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। दोनों स्टेप समझ में आ गए। फर्स्ट स्टेप में किसका निर्माण हुआ, कार्बोनाइन का निर्माण हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने आक्रमण कर दिया और उत्पाद का निर्माण हो गया। ये लो आपकी अभिक्रिया हो गई। तो 3 पॉइंट बता दिए।
अब इस रासायनिक अभिक्रिया से जो आपके SN1 रिएक्शन है, इससे आपको इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चंस। अब देखो बेटा, फोर्थ पॉइंट रहेगा, 2 स्टेप बता दिए कि जो आपको पूछे कि भाई अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी, अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम बताओ, अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम बताओ। तो देखो बेटा, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करवाया, कार्बोधनाइन का निर्माण, कार्बोधनाइन पर कार्बोधनाइन का निर्माण हुआ, और सेकंड में कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो जितना अधिक फर्स्ट स्टेप में जितना अधिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा, जितना अधिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा, उतनी अधिक अभिक्रिया, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा उतनी ही अधिक अभिक्रिया की क्रियाशीलता होगी, यानी उतनी जल्दी क्या होगी, अभिक्रिया फास्ट होगी, अभिक्रिया की क्रियाशीलता होगी। यानी अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है वो किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, यानी किसके संदर्भ में देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपने अभिकारक के तौर पर कि अभिकारक कौन सा लिया अपन ने, यानी अभिकारक से कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा। तो यदि अपने कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ, जितना अधिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा उतनी ही अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया की क्रियाशीलता तेज होगी, यानी इतनी अधिक क्रियाशील होगी। और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व का क्रम क्या होता है बेटा, कार्बोकेटाइन का कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम ये होता है बेटा आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। इसको CH3 प्लस कर देते, 0 डिग्री बोल दो इसको। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्थायित्व है। तो जितना अधिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा उतनी अधिक क्या होगी, अभिक्रिया की क्रियाशीलता होगी। जैसे 3 डिग्री का मतलब क्या होगा, ऐसे यानी जो कार्बोकेटाइन है इसके साथ 3 एटम है, 3 कार्बन एटम है, वो डायरेक्ट अटैच रहेंगे, तो इसको बोला आपने 3 डिग्री। फिर 2 डिग्री, इसके साथ 2 डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच है। 1 डिग्री, इसके साथ डायरेक्ट 1 कार्बन अटैच है, और ये हो गया आपका 0 डिग्री। तो यदि आपको पूछे कि SN1 अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता का क्रम बताओ, तो आप बताओगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन आर मोर एक्टिव, यानी ज़्यादा क्रियाशील, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद आपका आएगा 1 डिग्री, और उसके बाद आपका 0 डिग्री। ये आपके 4 पॉइंट हो गए। इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है आपका, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की जो ज्यामिति होती है बेटा वो होती है समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय होती है। यदि हमने एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया, एग्जाम्पल के तौर पर अपने ऐसा कंपाउंड लिया जो प्रकाशिक सक्रिय हो। प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड का मतलब है कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। यदि हमने एग्जाम्पल के तौर पर प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया, तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लेने से जो इसमें उत्पाद बनता है वो रेशमिक मिश्रण बनता है, उत्पाद बनता है वो आपका बनता है रेशमिक मिश्रण। इसको याद रखना बेटा, क्योंकि जो आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकेटाइन क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। उसमें न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण अगर से भी हो सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है,
और बैक अटैक भी हो सकता है। तो फ्रंट अटैक होने पर यानी आगे से आक्रमण होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, पीछे से आक्रमण होगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। यानी दो प्रोडक्ट नहीं, वो एक 50% बन जाएगा, एक 50% बन जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। रेसिमिक मिश्रण आगे बताऊंगा बेटा, आपको एक टॉपिक आएगा उसमें रेसिमिक मिश्रण आएगा, आपका पूरा आएगा। तो सिर्फ पॉइंट को सुनो अभी। आप समझो कि फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटायन बनता है वो समतलीय त्रिकोणीय होता है। यदि हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लेते हैं तो उसमें रेसिमिक मिश्रण है वो उत्पाद के रूप में बनता है। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखो बेटा कि सर आपको समझ में नहीं आया आई थिंक ये पॉइंट। देखो पहले तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का मतलब समझो, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय का मतलब बेटा होता है, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक वे यौगिक होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। जैसे मेरे को प्लेन पर अपने जो पीपीएल का तल होता है इस प्रकार होता है, ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश। जब इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो या तो ये क्या होगा, इस प्रकार हो जाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल, या तो दाईं ओर हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा इसका बाईं ओर हो जाएगा। तो ऐसा जो कंपाउंड होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाते हैं वो कंपाउंड कहलाता है आपका प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। और प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लिए उस कंपाउंड का किरेल, उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, किरेल कार्बन होना चाहिए बेटा, उसमें किरेल कार्बन होना चाहिए। किरेल कार्बन से मतलब कार्बन की जो चारों वैलेंसी है, कार्बन की चारों संयोजकता से अलग अलग परमाणु जुड़े होने चाहिए। चारों संयोजकता से अलग अलग परमाणु जुड़े होने चाहिए। तो देखो बेटा ये आगे की बात है, लेकिन मैंने बताया थोड़ा सा कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होता है। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक वे होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के लिए आवश्यक है कि उसमें किरेल कार्बन प्रेजेंट होना आवश्यक है, यानी किरेल कार्बन प्रेजेंट होगा तभी वो कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय होगा। किरेल कार्बन का मतलब कि जो कार्बन की चार संयोजकता उससे क्या हो, अलग अलग एटम जुड़े हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बेटा, आप एग्जाम्पल देखो, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो एक संयोजकता को कर दे अपन अक्स, एक यहाँ जोड़ दूँ मैं हाइड्रोजन। अब दो वैलेंसी रही, दो वैलेंसी इसके डेस्क पोजीशन पर लगा देता हूँ आर ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप, और इसके वेज पोजीशन पर लगा देता हूँ आपका आर डेस्क। आर डेस्क यानी कार्बन है वो आपको पता है CH4 है या, तो इसकी जो ज्यामिति कैसी रहेगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलक की। यानी ये दो तो एक तल में, जो आपका एक्स परमाणु या एच परमाणु ये तो आपके एक तल में, ये आपका क्या पीछे की तरफ बेक, और ये क्या आपका आगे की तरफ। समझ रहे बेटा, जैसे ऐसे कोई आइटम ले लो अपन, तो एक आगे की तरफ है, दो ये तल में, एक पीछे की तरफ है, ठीक है। या इस प्रकार मानो, आप ऐसे मानो कि ये तीन आइटम इधर जुड़े हुए हैं और ये आपका अक्ष क्या हो रहा है, यहाँ जुड़ा हुआ, तो ये आगे रिएक्ट करेगा। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्यों, क्योंकि देखो ये कार्बन कौन सा बेटा, किरेल कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी पर अलग अलग एटम जुड़े, तो ये आपका क्या होगा, एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। यहाँ से क्या होगा, ये एक्स परमाणु की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये एक्स परमाणु हटेगा ये क्या करेगा, चतुष्फलकी से समतल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो बेटा ये ऐसे मानो, आप ऐसे समझो कि ये तीन एटम एक साइड में और ये इस प्रकार ये जुड़ा हुआ है ये। अब मैंने इसको यहाँ से उठा लिया तो ये कैसे हो जाएंगे, इस प्रकार हो जाएंगे। इस प्रकार होने का मतलब है देखो ये आपका बन जाएगा H, ये R, या फिर इसको सॉरी एक ही तल में कर दो इसको, ये एक तल में होंगे बेटा R डिस्क, और इस पर क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की ज्यामिति क्या होती है, समतल। समतल पहले ये समतल नहीं थे, एक पेज में नहीं थे बेटा, ये दोनों समतल थे, दो एक प्लेन में थे, ये पीछे की तरफ था और ये आगे की तरफ था। ऐसे मानो इस प्रकार
जैसे मैंने उठाया ये कैसे होंगे, एक प्लेन, अब सारे क्या होंगे, एक तल में। तो ये कार्बोकेटाइन है, और आपको मैंने प्रीवियस ईयर में बताया कि जो कार्बोकेटाइन की ज्यामिति होती है वो किस प्रकार की होती है, समतलीय होती है। तो ये तो हो गया आपका इसका फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में बेटा न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करेगा, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। मैं भी यही बता रहा हूँ बेटा आपका, सेकेंड स्टेप में मेरे पास नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, तो देखो बेटा न्यूक्लियोफाइल आक्रमण है, इसके फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी अटैक कर सकता है, और इसके पीछे से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से। तभी तो बताया ना कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होता है तो रेसिमिक मिश्रण उत्पाद के रूप में बनता है, रेसिमिक मिश्रण उत्पाद के रूप में बनता है। तो फर्स्ट लिया अपने को प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया, यहाँ से इसका बन गया कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यदि फ्रंट अटैक हुआ तो इसे मान लेते जैसे पहले ऐसे था, ये हटाया हमने ऐसे हो गया, अब वापस क्या कर दो आप, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो तो ये वापस ऐसे हो जाएगा। तो यदि फ्रंट अटैक हुआ, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज बनती है इसकी, एक तो अगर आक्रमण, एक पश्च आक्रमण, फ्रंट और बैक अटैक। आगे से आक्रमण होगा तो वैसे का ये जैसे सेम है, ये वैसे का वैसा बन जाएगा, ये आर, ये आर डैश, और इस प्लेस पर कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं अपन धारण। इसने पे पोजीशन बनाई, इसको बोलते हैं रिटेंशन, रिटेन कर लिया इसने अपन को। रिटेंशन, धारण। और जब ये आपका क्या करे, बैक अटैक करे, तो इसका क्या बन जाएगा, ऑपोजिट बन जाएगा। भाई यहाँ से पीछे आक्रमण करेगा तो यहाँ क्या जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, और ये बन जाएगा H, ये R डिस्क। इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन। इन्वर्जन का अर्थ होता है उल्टा, इन्वर्जन का अर्थ क्या होता है, उल्टा। देखो बेटा सिर्फ उस एक पॉइंट को समझना था, वैसे आपके एग्जाम्पल नहीं है एनसीईआरटी में, ये सीबीएसई के लिए कि यदि हमने अभिक्रिया के यानी अभिकारक के तौर पर कोई प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया तो उसमें रेसिमिक मिश्रण बनता है, रेसिमिक मिश्रण है वो उत्पाद के रूप में बनता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि बेटा फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो इस कार्बोकेटाइन के जो कार्बोनाइन का निर्माण हुआ है, इस पर नाभिक इसने आगे से भी आक्रमण कर सकता है, फ्रंट अटैक भी कर सकता है, और बैक अटैक से भी करता है। तो जब इसका फ्रंट अटैक होता है, अगर आक्रमण होता है, तो इसमें धारण प्रोडक्ट बनता है, धारण यानी रिटेन, इसकी पोजीशन सेम होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा। और बैक अटैक करता है तो इसका बनता है इन्वर्जन। और एक ही अभिकारक में जब धारण और इन्वर्जन दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं तो इसको बोलते हैं अपन रेसिमिक मिश्रण। यानी ये एक दूसरे के दर्पण होंगे। यदि ये पीपीएल के तल को दाईं ओर घुमाएगा तो ये क्या करेगा, पीपीएल के तल को बाईं ओर घुमाएगा, यानी 50% आधा दाईं ओर, 50% आधा बाईं ओर। तो इस प्रकार जो मिश्रण बनता है इसको बोलते हैं अपन रेसिमिक मिश्रण। ठीक है बेटा, ये था इसका कुछ पॉइंट्स। अब मैं पांचों पॉइंट्स को एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। SN1 रिएक्शन यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, पहला पद क्या था, इम्पोर्टेंट पद था, 2 स्टेप में 2 स्टेप में पूर्ण होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें कार्बोनाइन का निर्माण होता है, कार्बोनाइन का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट लिखो कि जो ये फर्स्ट स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, धीमा पद होता है। धीमा पद होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी जब धीमा पद होता है उसको बोलते हैं बेटा वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद। तीसरा पॉइंट सुनो, इस अभिक्रिया में
अभिक्रिया की दर, यानी इसमें फर्स्ट स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त हो रहा है, तो अभिक्रिया की दर है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है। केवल आरएक्स की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, और जो आरएक्स की सांद्रता यहाँ होती है वो 1 होती है, तो अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, तो अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये जो अभिक्रिया कोटि इसको बोलते हैं एक आणविक, यानी इसमें क्या एक ही अणु भाग ले रहा है अभिक्रिया की दर में, अभिक्रिया दर को बताने के लिए, तो ये एक आणविक अभिक्रिया हो गई। चौथा पॉइंट बताऊँ आपको कि जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन पर यानी कार्ब धनायन पर नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा और आपका क्या बन जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ये आपके 4 पॉइंट थे। अगला आपको 5वां पॉइंट बताऊं आपको कि अगर आपको पूछे कि SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम बताओ, तो SN1 अभिक्रिया की क्रियाशीलता अधिक कब होगी, जब अभिक्रिया यानी फर्स्ट स्टेप में जो आपका कार्बोकेटाइन बना है उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, उस कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना ज़्यादा होगा उस अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता है कि वो क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल कार्बोकेटाइन होगी। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने लास्ट पॉइंट बताया था कि यदि हम अभिकारक के तौर पर, यदि हम अभिकारक के तौर पर या एग्जाम्पल हमने प्रकाशिक सक्रिय यौगिक ले लिया, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक लिया, तो उत्पाद के रूप में हमें रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होता है। और ये मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया है कि किस प्रकार रेसेमिक मिश्रण प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है उसमें फ्रंट अटैक भी होता है, बैक अटैक भी होता है, आधा धारण प्रोडक्ट बनेगा, आधा प्रतिपन्न प्रोडक्ट बनेगा, और दोनों का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं रेसेमिक मिश्रण। ये तो गई आपकी SN1 अभिक्रिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसकी मैं क्रियाविधि जो आपकी 2020 में आएगी SN1 की क्रियाविधि बताओ, वो क्रियाविधि भी आपको बताता हूँ। क्रियाविधि देखो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि तर्तिक ब्यूटिल क्लोराइड की जलीय KOH से अभिक्रिया, जलीय KOH से अभिक्रिया। देखो बेटा इसमें पहले ले लिया अपन ने जलीय KOH है, ये टूटेगा, इसका आयनाइजेशन होगा K+OH-, और ये OH- काम करेगा यहाँ नाभिक स्नेह की तरह। ठीक है। अब आप देखो तर्तिक ब्यूटिल क्लोराइड, मैं सीधे ले रहा हूँ फर्स्ट स्टेप, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये बेटा हो गया आपका टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। देखो बेटा टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड क्यों, देखो ये जो कार्बन है ये तर्तिक है, 3 डिग्री कार्बन है, क्यों, इसमें 3 कार्बन परमाणु डायरेक्ट अटैच है, तो तर्तिक 1 2 3 4 इसको बोलते हैं ब्यूटिल, और यहाँ ये क्लोराइड जुड़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर विस्मांस विकिरण द्वारा बाहर हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेप में किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का यहाँ क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी बता दिया मैंने आपको कि भाई ये क्या था, इस प्रकार था। वापस एग्जाम्पल के तौर समझो बेटा, ये इस प्रकार है, क्लोरीन इसके अटैच यहाँ, जैसे क्लोरीन निकलेगा ये क्या जाएंगे, एक तल में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, एक तल में आ जाएगा। ये प्रकाशिक सक्रिय कंपाउंड नहीं बेटा ये आपका, तो ये बन गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, टर्शरी ब्यूटिल कार्बोनाइन, ठीक है। और ये आपका Cl- हो गया आपका बाहर है, ये आपका क्या हो गया
फर्स्ट स्टेप। ये क्या होता है आपका धीमा पद होता है, और धीमा पद को क्या बोलते हैं अपन, वेग निर्धारक पद, वेग निर्धारक पद। और इस पद में कौन काम आ रहा है, केवल एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड प्रयुक्त हो रहा है, तो अभिक्रिया की दर केवल किस पर निर्भर करेगी, एल्किल हैलाइड पर, और केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है, मतलब वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, एक आणविक अभिक्रिया। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप को लिखता हूँ इसका, इसका बेटा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में देखो क्या हुआ, सेकंड स्टेप में यहाँ से इसका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। ये कार्बोकेटाइन आपका टर्शरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन, ये प्लेनर हो गया समतलीय। इसकी ज्यामिति पूछे तो आपको कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन की ज्यामिति समतलीय। यहाँ से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH-, इसका आक्रमण होगा, ये इस पर आक्रमण करेगा। और वापस देखो, पहले ऐसे था, जैसे ये उठा वापस प्लेन, एक प्लेन में आ गए सारे, प्लेनर हो गया। प्लेनर में फिर वापस क्या होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक वो दो प्रकार से कर सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक हो सकता है। उस कंडीशन में प्रकाशिक सक्रिय यौगिक में अपन करते इसका फ्रंट अटैक करवा देते हैं। तो इससे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बेटा आपका, ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, तर्कतिक ब्यूटिल एल्कोहल। और ये कौन सा स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है। ये क्या होता है, फास्ट होता है, और इसको वो फास्ट स्टेप है तो इसको कुछ भी नाम नहीं देंगे। ये आपका क्या होता है, हाँ ये जो फर्स्ट स्टेप में बना ये आपका क्या है, मध्यवर्ती। ये क्या आपका मध्यवर्ती, और इसकी ज्यामिति बता दोगे समतलीय, ठीक है। और इसको एक सारांश में लिखे पूरी अभिक्रिया को, तो क्या करेंगे, सारांश लिखे तो आप लिखोगे इसको CH3Cl ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, तो इसकी क्रिया करवा दो KOH से, यहाँ से OH- इसका अटैक होगा, Cl यहाँ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा CH3OH और KCl हो जाएगा बाहर। ये आपके दो स्टेप में था। ये कार्बोकेटाइन, ये जो आपकी SN1 की क्रिया विधि, अपने टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड लिया बेटा फर्स्ट स्टेप में, KOH है यहाँ क्रिया करवा रहे हैं, इससे OH- न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये आपका टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड से फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये स्टेप होता है धीमा होता है, इसको इसलिए वेग निर्धारक पद बोलते हैं। मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करेगा, और न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करके प्रोडक्ट का उत्पाद का निर्माण कर देगा। ये आपकी आई थी आपके 2020 में, इसमें पूछा गया था क्वेश्चन SN1 अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझाओ। आई थिंक आपको मैं नोट्स हैं ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आपको अच्छी से समझ में आ गई। ये थी आज की क्लास। अब आपको नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूँ जो 2020 में आया था, और मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन बताया भी था। तो आप उसके लिए आप इसका आंसर मुझे अगली क्लास में देंगे या कमेंट बॉक्स में डाल देना। क्वेश्चन है, एलिल क्लोराइड में कार्बन परमाणु के संकरण का प्रकार बताइए। जो आज क्वेश्चन करवाया मैंने 2020 में आपके आ गया है, रासायनिक अभिक्रिया विधि, यह भी आपके 2020 में था। ये आपके लिए होमवर्क है। एलिल क्लोराइड में आपको कार्बन परमाणु का संकरण बताना है। देखो बेटा, लॉकडाउन चल रहा है, घर पर बैठे हो, रेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा अगर कुछ क्लास आपकी लग रही है उसको देखो, उसको याद करो, आपके आने वाले टाइम में आपके काम आएगी, इसका फ़ायदा उठाओ। हम ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, और आगे कब बढ़ोगे, देखो कोई भी व्यक्ति सक्सेस हैं तो सक्सेस
कैसे बना? वो सक्सेस इन किताबों के पीछे पढ़ के ही बना। हर आदमी ने सक्सेस पाई है तो उसको सक्सेस के लिए इन किताबों से गुजर कर जाना ही पड़ा। तो आपके लिए भी यही वक्त है कि भी आपने जो ड्रीम्स देखे, आपने जो टारगेट्स है आपके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए जो टारगेट्स, आप जो पेरेंट्स ने आपके लिए ड्रीम्स देखे, उनके लिए जो सोच है आपकी, उनको कंप्लीट करो और ऑनलाइन वीडियो क्लासेस का फ़ायदा उठाओ। थैंक यू।